हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास यानी कि समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं। आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो भी यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीआईसी, जेडीसी, केबीएस, एनबीएस, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीजीटी, एमपी सेट, दिल्ली ट्रिपल एसबी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, किसी भी स्टेट से हो, यदि आप समाजशास्त्र विषय से यानी कि सोशियोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये मत सोचिएगा ये किसी एक विशेष परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया, नहीं। ये जो आपका क्लास है, ये चाहे आपका जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर लगा है वो लोग विशेष रूप से ध्यान दें। प्रतियोगी छात्र छात्राएं, आपका अप्रैल में एग्जाम है, आपके पास समय नहीं, 16 को आपका एग्जाम है। तो ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो यूजीसी ने जेआरएफ जून में जिनको देना है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और मई में आप सबका यूपीपीजीटी लगा है, इधर फिर बीपीएससी लगा है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर लगा है, सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। तो आइए, आपके पास एकदम समय नहीं है, इसलिए मैं ये आप सभी के लिए आज 50 क्वेश्चन का यानी 50 प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला लेकर आया हूँ, जो फटाफट यानी बहुत तेज बहुत जल्दी में कराऊंगा। 1 घंटे के अंदर पूरा समेट दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे है ना जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले हैं, हर एक उस एग्जाम में जहाँ से सोशियोलॉजी से प्रश्न बनता है। तो आइए, आपके पास समय बहुत कम है, समय का जो है कीमत समझें और क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत करने से पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पे नए जुड़े उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 आज आप सभी के लिए क्या कह रहा है। समय बहुत कम है आपके पास, इसलिए फटाफट बहुत जल्दी जल्दी 50 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, खासकर आप सभी के एग्जाम के लिस्ट में लेकर। ये क्वेश्चन है, देखिए ये प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे, खुद आप लोगों को बराबर मिल रहे होंगे। आपके पास समय नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, दिन रात एक करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 1 ये कह रहा है, इतिहास अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है, यह कथन किसका है? तो ये प्रश्न आप सभी को पता होगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए कह रहा है जी मोस्का, बी के मार्स, सी वी क्या है विल्फ्रेड प्रेटो, डी है एल फ्यूरबर्ग। तो इसका आंसर आप सभी को पता है कि ऑप्शन सी हो जाएगा, विल्फ्रेड प्रेटो महोदय की ये कथन है, या अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आज मैं जो है विस्तार नहीं करूंगा ऑनलाइन टाइप में, क्योंकि आपके पास समय नहीं है ना, आपका एग्जाम लगा हुआ है, इसलिए फटाफट 50 क्वेश्चन का ये श्रृंखला है, ध्यान दीजिए आप लोग। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने हिंदूवाद के आदर्श प्रारूपिक सांस्कृतिक विषय का समर्थन किया था? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन बी कह रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी कबीरदास। ऑप्शन डी पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। प्रश्न उत्तर नंबर 2 का इसका आंसर नोट कर लीजिए, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी हो जाएंगे इसका ऑप्शन, जिसको हम लोग प्यार से जिन्हें बापूजी भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 फटाफट आप लोग इसका जो है देखते जाइए, आंसर देते जाइए। प्रश्न नंबर 3 टाइम बिना गंवाएं। प्रश्न उत्तर नंबर 3 कह रहा, किसने कहा था कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है? क्या है? भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है, ये किसका कथन बताइए। तो आपका ऑप्शन ए है लिंटन, ऑप्शन बी है लुंडबर्ग, ऑप्शन सी है मैकाइवर, ऑप्शन डी है हर्ष कोविच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 3 का तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए लिंटन महोदय हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 4 ये 4 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, नेस्ले, ये देखिए प्रश्न आपका जो 4 नंबर प्रश्न है नेस्ले, ये आपका यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है 2019 जून 2019 के परीक्षा में। ठीक है, ऐसे नहीं है कि ये इधर उधर की प्रश्न है, आप लोग ये दिमाग से निकाल दीजिएगा, ये प्रश्न आपका इधर उधर का नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है आप सभी का प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 ध्यान दीजिए क्या है, नेस्ले मैगी उत्पाद में सीसा पाए जाने के विषय में यानी कि लेड सोशल मीडिया में नकारात्मक आलोचना में क्यों लिप्त हुआ? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा, उन्होंने सोशल मीडिया पर उपभोक्ताओं को भला बुरा कहा, ये ऑप्शन ए कह रहा।
बी कह रहा उन्होंने उपभोक्ता की शिकायतों का जवाब नहीं दिया। और सी कह रहा उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया और विरोध प्रदर्शनकारियों के लिंक डिजिटल रूप से हटा दिया। डी कह रहा उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या उनके उत्पाद में कोई खराबी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? देखिए नेस्ले है जो मैगी उत्पाद में आप लोग मैगी खाते हैं जिसमें सीसा लेट पाए जाने की जो बातें हुई थी, काफी जो है आलोचना हुआ था उस समय और काफी हाईलाइट मैटर था। आप लोगों को याद होगा, मुझे सन नहीं याद आ रहा, मेरे ख्याल से 4 साल पहले की बातें हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग देख लीजिएगा, सन तो मुझे नहीं ध्यान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग ये बताइए। पहले आंसर, इसका आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया और विरोध प्रदर्शनकारियों को लिंक डिजिटल रूप से हटा दिया। इसका कारण यही था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर आधारित है। ये सत्ता का कौन सा प्रकार कह रहा है कि अनोखी, सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर आधारित है। ये तो आपका ऑप्शन ए कह रहा पारंपरिक, ऑप्शन बी वैयक्तिक, ऑप्शन सी चमत्कारिक यानी कि करिश्माई सत्ता जिसको कहते हैं, ऑप्शन डी तार्किक विधि। ये सब प्रश्न देखे पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं 50 क्वेश्चन का श्रृंखला लेकर आया हूँ मैं आप सभी के बीच। तो इसलिए इस क्लास को जरूर देखिए, इस क्लास का बेनिफिट उठाइए, फायदा उठाइए। निःशुल्क क्लास है पूरा। इसका आंसर आप सभी को पता है, मैं जान रहा हूँ आप लोग आंसर दे चुके हैं। ऑप्शन सी चमत्कारिक यानी कि करिश्माई सत्ता हो जाएगा। सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर आधारित है, तो करिश्माई सत्ता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 6। ये 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण शोध के बारे में सही नहीं है। कौन सा सर्वेक्षण शोध के बारे में सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है इसमें प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन ए कह रहा। बी कह रहा है इसमें अधिक बड़ी जनसंख्या प्राप्त एक प्रतिदर्श यानी जिसको सैंपल का कहा जाता है अध्ययन किया जाता है। सी कह रहा है इसमें समय के एकल बिंदु का संदर्भ होता है। डी कह रहा है इसमें नियंत्रण चर सम्मिलित होता है। तो इसमें से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण शोध के बारे में सही नहीं है। ध्यान दीजिए आप लोग, नहीं तो आंसर गलत कर देंगे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा कि इसमें नियंत्रण चर सम्मिलित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है फटाफट, क्योंकि 50 क्वेश्चन पूरा करना है, समय का अभाव है। अगर मैं 16 अगर थोड़ा सा स्लो करूंगा क्लास कराऊंगा तो 1 घंटा से ऊपर क्लास चली जाएगी, तो वो अच्छी बात नहीं रहेगी। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। आइए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा LGBT से संबंधित है। किससे? LGBT से संबंधित है। कौन सी धारा? तो आप लोग बताइए। ऑप्शन है 376, बी 377, सी 487, डी 497 यानी 376, 377, 487, 497। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 377 यानी कि 377 LGBT से संबंधित धारा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आप क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 8। तो प्रश्न उत्तर नंबर 8 आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग, एक लिकट पैमाना किसका मापन करता है। यही कह रहा है कि एक लिकट पैमाना यानी कि इसको लिकट पैमाना मतलब लिकट स्केल भी कहा जा सकता है, ये किसका मापन करता है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है सहसंबंध, बी अभिवृत्ति, सी विचलन, डी संतुष्टि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अभिवृत्त। ये देखिए ऑप्शन बी अभिवृत्त। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है किसने इस बात पर बल दिया कि किसी सांस्कृतिक मद का विश्लेषण संस्कृत के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है। ये 9 नंबर प्रश्न है आपका कि किसने इस बात पर बल दिया कि किसी सांस्कृतिक मद का विश्लेषण संस्कृत के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है स्टुअर्ट हॉल, ऑप्शन बी डेविड हार्डीमैन, सी मैक्स हुमकाइल, सी मैक्स होखहाइमर, डी TW
एडनो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, स्टुअर्ट हॉल महोदय हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10। तो 10 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं, ये गुमशुदा बालिकाओं, प्रश्न कह रहा है गुमशुदा बालिकाओं की आज वाली स्थिति क्यों आई है जबकि पश्चिमी जगत में यह नहीं है। प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न नंबर 10 है, ध्यान दीजिएगा कि प्रजनन औषध में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं की आज वाली स्थिति क्यों आई है जबकि पश्चिमी जगत में नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा पुत्री का उच्च मूल्य, बी कह रहा पुत्रों के प्रति विरुचि, सी कह रहा पुत्र के प्रति विरुचि और डी कह रहा विवाह के प्रति विरुचि। तो इसका आंसर क्या है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसका आंसर आप लोग दे देंगे पुत्रों के प्रति विरुचि की बात कर रहा है ये, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पुत्रों के प्रति विरुचि। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11। ये 11 नंबर पर प्रश्न कह रहा है आपका भारत में कारपोरेट सामाजिक दायित्व यानी कि CSR के प्रयोजनार्थ कारपोरेट को कुल लाभ का कितना प्रतिशत अनिवार्य निवेश करना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है ऑप्शन ए 5%, बी 4%, सी 3%, डी 3%। ये देखिए सी और डी दोनों 3% हो गया, एक आई में मिस्टेक है, 3% नहीं है, ये आपका एक 2% है। ठीक है, तो ये आपका डी 2% है। ये देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, 2% है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2%। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। ये प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेबर की नौकरशाही का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वेबर की नौकरशाही का लक्षण ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए विशेषीकरण, बी पद अनुक्रम, सी पद अवध, डी आरक्षण। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, वेबर आपके सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है सभी के, आप लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो ये आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, आरक्षण नहीं है। बाकी आपका ये तीनों है ABC। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है किसने भारतीय समाज को समझने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा क्या है, लघु परंपरा। उनकी अवधारणा जो है ये लघु परंपरा, क्या कह रहा है लघु परंपरा। देखिए थोड़ा सा सिस्टम मेरा हैक टाइप में हो जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये लघु परंपरा का प्रयोग किया। तो प्रश्न नंबर 13, तो इसका आंसर आपका हो जा रहा है ऑप्शन ए SC दुबे यानी श्यामाचरण दुबे, बी योगेंद्र सिंह, सी TK उमन और डी मिल्टन सिंगर। प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है किसने भारतीय समाज को समझने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा जो है लघु एवं बृहत परंपरा का प्रयुक्त किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये मिल्टन सिंगर महोदय हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, आइए ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 14 ये कह रहा है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अतिशय गरीबी की माप क्या है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये बात कर रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है $1, बी कह रहा है $1.9, सी कह रहा है $3.5 और डी कह रहा है $4.5, यानी $1, $1.9, $3.5, $4.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। बी क्या है आप लोग देखिए $1.9 इसका आंसर है, नोट कर लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात कर रहा है ये। ठीक है, माफ की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष के पिता के घर में रहता है, जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष के पिता के घर में रहता है तो इस प्रकार के निवास को कहा जाता है, यानी इस प्रकार के निवास को क्या कहा जाता है। नवविवाहित जो युगल है, जो पति पत्नी है, जब अपने पिता के घर में रहते हैं तो इस प्रकार के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। तो आप लोग इसका आंसर फटाफट दीजिए, सभी को पता है, विवाह नातेदारी से प्रश्न है। आपका ऑप्शन है पत स्थानीय
और ऑप्शन बी है वेरी लोकल, सी है मात्र स्थानिक, डी है नव स्थानिक। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए, क्योंकि आप सभी को पता है, मुझे पता है। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा पथ स्थानिक। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न नंबर 16 आपका आ गया। इस 16 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है किसने सामाजिक अस्थिरीकरण संबंधी वेबर के मॉडल को जांच पर प्रयुक्त किया है। किसके मॉडल, मैक्स वेबर के मॉडल को। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है एम.एन. श्रीनिवासन, बी कह रहा है एस.सी. दुबे, सी कह रहा है आंद्रे बेंटे, डी कह रहा है आपका जी.एस. घुरिये यानी गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 का, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, आंद्रे बेंटे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 17 में आपके सामने आ गया, ध्यान दीजिए आप लोग। 17 कह रहा है आपका दुर्खीम ने किस समुदाय में टोटमवाद की जांच की थी। जो टोटमवाद है, आप लोग टोटमवाद के बारे में बहुत अच्छे से मैंने पिछले क्लास में करा रखा, बता रखा। तो इमाइल दुर्खीम का टोटमवाद क्या है आप जान ही रहे। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है रेड इंडियन, बी कह रहा है टोबियाना द्वीपवासी, सी कह रहा है ऑस्ट्रेलियाई अरुंता जनजात ऑस्ट्रेलिया की, और ऑप्शन डी कह रहा है अफ्रीकी जिप्सी। तो इसका आंसर आप सभी को पता है। ऐसे प्रश्नों का आंसर आप लोग अगर गलत करते हैं तो बहुत दुख की बात हो जाएगी। तो इसका आंसर आपका ये ऑस्ट्रेलियाई अरुंता जनजात हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ये कह रहा है आपका 18 नंबर प्रश्न, दी हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, दी हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी जो कि 3 वॉल्यूम यानी कि 3 भाग में आया है, इसके लेखक कौन है। तो इसका आंसर आप सभी को पता है। ऑप्शन ए देखिए पहले, पॉल रैबिनो, बी मिशेल फूको, सी पीटर ब्राउन, डी अगस्ट काम। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, मिशेल फूको महोदय हैं, जो दी हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी यानी जिनको 3 भाग में ये आई थी, यानी 3 पार्ट में, इसके लेखक मिशेल फूको महोदय। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट के तौर पे। ठीक है, हर परीक्षा में मिशेल फूको महोदय। और मिशेल फूको तो आपकी सिलेबस में आप सभी के, अगर इनका आप लोग गलत करते हैं, यहाँ से आया हुआ प्रश्न, तो फिर बहुत दुख की बात हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है। ये कौन सा एक सही नहीं सुमेलित, बाकी 3 सही हो जाएगा आपका। देखिए ऑप्शन ए कह रहा आपका सत्ता। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा सत्ता, शक्ति का वैध रूप बता रहा है। और ऑप्शन बी कह रहा शक्ति निजी शोध पर निर्भर बता रहा है। और सी कह रहा तार्किकता विलक्षणा या विलक्षणता का धनी कह रहा है। ऑप्शन डी कह रहा वैधता सामाजिक रूप से स्वीकार नियम। तो इसमें से कौन सा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है। ठीक है, पहचान कर सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर गलत नहीं करेंगे, मुझे पता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये सी तार्किकता। तो तार्किक लोग जो विलक्षणता के धनी थोड़ी होंगे, ये मतलब थोड़ी है कोई। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो फिर क्या है, ये तार्किक लोग जो होते हैं तार्किक रूप से सुसंगत विचार और व्यवहार उनका होगा, यहाँ ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसका इसलिए नोट कर लीजिए कि मैं गहरा कर दे रहा हूँ आप लोग, ताकि कंफ्यूज मत कीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है फटाफट, क्योंकि आज 50 प्रश्न है, आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास जरूर देखिए इस क्लास को, और इस क्लास को मिस ना कीजिए। का पता आपको यहाँ से जो है आने वाली परीक्षाओं में काफी उपयोगी साबित हो ये क्लास आने वाले परीक्षाओं में आपका। तो इसलिए इस क्लास को जरूर देखिए आप लोग। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, आइए ध्यान देते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 20 कह रहा है इनमें से किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज द मेथडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर यूलेशन में सांस्कृतिक परिस्थिति शब्द गढ़ा। ठीक है, ये सांस्कृतिक परिस्थिति शब्द गढ़ा किसने गढ़ा है, तो बताइए। आपका ऑप्शन ए है J.H. स्टीवर्ड, ऑप्शन बी जी यलयंग, सी है W.R. कैटन जूनियर, डी है R. डन लव। तो कौन हो जाएंगे इसके आंसर, जो कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज यानी द मेथडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर यूलेशन में सांस्कृतिक परिस्थिति शब्द को गढ़ा है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए है J.H. स्टीवर्ड महोदय।
तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न आप सभी के समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है किस समुदाय की जनसंख्या का बहुत स्वदेश के बजाय प्रवासियों के रूप में रह रहा है। ये देखिए, किस समुदाय की जनसंख्या बहुत स्वदेश के बजाय प्रवासियों के रूप में रह रहा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है यहूदी, बी भारतीय, सी चीनी, डी कनाडाई। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा जो है, क्योंकि 21 हो जाएगा उसका। इसका आंसर ऑप्शन ए यहूदी जो है, धार्मिक लोग होते हैं यहूदी, यही जो है इन्हीं के समुदाय की जनसंख्या का बहुत स्वदेश के बजाय प्रवासियों के रूप में अधिक यहूदी रहती है जनसंख्या। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22 आपका ये कथन और कारण का प्रश्न है। ध्यान दीजिए, ये कथन और कारण का प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न ये कह रहा है अभिकथन ये। देखिए अभिकथन ये क्या कह रहा है, ये फाटक लगी कॉलोनियां, यानी कि जिसको डिटेडेड एनक्लेव्स कहते हैं, फाटक लगी कॉलोनियां, फाटक मतलब गेट या जो है आपका द्वार कह सकते हैं, कॉलोनियों में जो उच्च आय समूह के आवासीय क्षेत्रों की परिलक्षित करती हैं। आप लोग समझ गए, जो फाटक लगी कॉलोनियां हैं जिसमें उच्च आय समूह के आवासीय क्षेत्र होते हैं, जिसमें जिसको ये परिलक्षित यानी बताती है कि इसमें जो है बड़े वर्ग यानी धनी लोग रह रहे हैं। तो कारण आर क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। कारण आर ये कह रहा है केवल अमीर व्यक्ति इस प्रकार की कॉलोनियों में रहने में समर्थ हो सकते हैं। ये दोनों सही है, ए आर सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। देखिए आपको खुद समझ में, क्योंकि केवल अमीर व्यक्ति ही इस प्रकार की कॉलोनियों में रहने में समर्थ हो सकते हैं, क्योंकि फाटक लगी जो कॉलोनियां होती हैं वो उच्च आय वर्ग के लोग रहते ही हैं इस क्षेत्र में, तो अमीर वर्ग समर्थन कर ही रहा है। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका ये आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए कह रहा है ये आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। इसका आंसर यही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है यार दोनों सही है, यार ही सही व्याख्या नहीं है, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 23 आपका कह रहा है ये 23 कह रहा है भू संपत्ति प्रणाली प्रायः किससे अधिक संबंधित है। क्या भू संपत्ति प्रणाली प्रायः किससे अधिक संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा प्राचीन समाज, बी कह रहा समाजवाद, सी सामंतवाद, डी पूंजीवादी समाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 जो है 3 का 23 नंबर प्रश्न का। तो ये आपका ऑप्शन हो गया सामंतवाद। ठीक है, क्योंकि जो भू संपत्ति प्रणाली प्रायः किससे संबंधित अधिक संबंधित था, तो ये सामंतवाद से था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग, और कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे उम्मीद कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट होगा आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि परीक्षा के समय काफी जो है सहयोगी साबित होगा ये क्लास आपका। क्योंकि अगर आप इस क्लास को जो इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते चलते हैं ना, तो एक छोटा सा नोट टाइप में बन जाता है, जो एग्जाम के समय जो आपका रिविजन करने में काफी सहयोगी साबित होता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 24 ये देखिए मिलान का क्वेश्चन है एक तरह से। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही उत्तर का चयन करना। ये सही नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। तो इमाइल दुर्खीम क्या कह रहा है, ऑप्शन ए इमाइल दुर्खीम पूंजीवादी समाज, ऑप्शन बी कह रहा है किलफोर्ड गीच व्याख्यात्मक, ऑप्शन सी कह रहा है क्लाउड लेवी स्टार संरचनावाद, ऑप्शन डी कह रहा है माइकल फूको उत्तर आधुनिकतावाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए जो है फटाफट 24 नंबर प्रश्न का। तो इसका अगर देखा जाए आपका ना आंसर जो है ऑप्शन ये इमाइल दुर्खीम पूंजीवादी समाज की बात तो करते नहीं है आपके, फिर ये तो कार्ल मार्क्स करते हैं। तो इसका आंसर आपका ऐसे ही निकल आया, ऑप्शन ए हो जाएगा इमाइल दुर्खीम, क्योंकि ये पूंजीवादी बात कार्ल मार्क्स करते हैं, इमाइल दुर्खीम प्रकारवादी एक समाजशास्त्री है। बाकी आप लोग नोट कर लीजिए बी सी डी ये सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा ये कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका। प्रश्न नंबर 25 प्रश्न आपका कह रहा है स्वयं को कंप्यूटर हैकर से बचाने के लिए, ये 25 नोट कर लीजिए। ये प्रश्न जो है कंप्यूटर से है, और आपका जो यूजीसी नेट जेआरएफ वाले बच्चे हैं और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे हैं, विशेष कर ध्यान दें इस क्वेश्चन को। कंप्यूटर से आपका प्रश्न आता ही है, फर्स्ट पेपर में जरूर पूछता है। ठीक है, और आपके विषय में सोशियोलॉजी में तो आता ही आता है 2-4 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है
स्वयं को कंप्यूटर हैकर से बचाने के लिए आपको निम्नलिखित में से किसे चालू करना चाहिए? तो ऑप्शन ए कह रहा है स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी कह रहा है VLC मीडिया, सी कह रहा है एंटीवायरस, डी कह रहा है फायरवॉल। तो इसका आंसर जो है आपका मैं बताता चलता हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है आप लोग जान ही रहे हो, जो नेटवर्किंग से सिस्टम से ये संबंधित होता है, जो नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है आपके सिस्टम को, ठीक है, ताकि हैकर से बचाया जा सके। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न नंबर 26 आपका कह रहा है डिजिटल विभाजन निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होने का परिणाम है? ये 26 कह रहा है कि डिजिटल विभाजन निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होने का परिणाम है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है दूरदर्शन, क्या है, दूरदर्शन की दर्शक संख्या, बी कह रहा उत्पादन में स्वचालित मशीनों का उपयोग, सी कह रहा दैनिक जीवन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, और डी कह रहा औद्योगिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए फटाफट। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दैनिक जीवन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी। ये देखिए नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये भी कंप्यूटर से ही ये प्रश्न आप जान ही रहे हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है आपका। 27 आपका प्रश्न नंबर कह रहा है रूरल डेवलपमेंट यानी पुटिंग द लास्ट फर्स्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट जो फर्स्ट नामक पुस्तक है, इसका राइटर कौन है पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ये रहा रॉबर्ट वाड्रा, बी जेम्स फ्रेजर, सी दादा भाई नौरोजी, डी रॉबर्ट चेम्बर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा रॉबर्ट चेम्बर्स। और आप लोग एक चीज नोट ये कर लीजिएगा, ये जो जेम्स फ्रेजर महोदय हैं, ऑप्शन बी जेम्स फ्रेजर, ये गोल्डन बाउ इनकी पुस्तक है जो बहुत पूछी जाता है, हर परीक्षा में लगभग आ जाता है। गोल्डन बाउ पुस्तक किसकी है जो है नोट कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। ये प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश राज्य पूंजीवाद का उदाहरण है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा देश ये राज्य पूंजीवाद का उदाहरण है यानी कि एग्जाम्पल है? तो आपका ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी भारत, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर नोट करते हुए चलिए, आपका चाइना हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है। 29 आपका कह रहा है ये दुर्खीम के अनुसार क्या समाज में निम्न विनिमय किस प्रकार की आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त करता है? किसके अनुसार? इमाइल दुर्खीम के अनुसार। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा अहंकारी, बी कह रहा भागवादी संबंधी, सी परार्थी, डी नामन विकारी। तो इसका आंसर आप लोग इमाइल दुर्खीम अच्छे से पढ़े होंगे, आपके सिलेबस में है, तो आप लोग आंसर सही करेंगे। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा नामन विकारी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? ये 30 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है आर्थिक विकास का संरचनागत विभेदीकरण मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? आर्थिक विकास का संरचनागत विभेदीकरण मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है नील जे स्मेल्सर, ठीक है, नील जे स्मेल्सर। ऑप्शन बी कह रहा है डब्ल्यू रोस्टो, सी कह रहा है डेनियल लर्नर, डी कह रहा है EM रोजर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। 30 प्रश्न नंबर का आंसर। तो इसका आंसर नोट कर लिए नील जे स्मेल्सर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 31 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की एक आवश्यक विशेषता नहीं है? किसकी आवश्यक विशेषता नहीं है? ये जो है राज्य की, ये देखिए राज्य की आवश्यक विशेषता नहीं है। ये 31 नंबर प्रश्न नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए करा भूक्षेत्र, बी सरकार, सी संप्रभुता और डी सिविल सोसाइटी। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, इसका आंसर आपका सिविल सोसाइटी हो जाएगा जो राज्य का क्षेत्र नहीं है। बाकी आपका ये भूक्षेत्र, सरकार और संप्रभुता यानी कि ये भी तीनों चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक सूचना प्रौद्योगिकी के उन सभी रूपों को जिनमें संचार सम्मिलित होता है का वर्णन करती है? ये 32 प्रश्न है।
तो आपका ऑप्शन ए करा इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी करा अंतरवैयक्तिक संचार प्रौद्योगिकी और सी करा जन संचार प्रौद्योगिकी, डी करा कार्यालय संचार प्रौद्योगिकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 का आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 33 कह रहा है आपका किसको संस्कृत प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। किसका जनक कह रहा है, ये संस्कृत प्रकारवादी का जनक किसको माना जाता है। तो आपका ऑप्शन ए करा आर के मर्टन यानी रॉबर्ट किंग मर्टन, बी मेलिनोस्की, ऑप्शन बी करा यानी कि ब्रुनलिस्ला, इस पर मेलिनोस्की हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, डी हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। तो ये संस्कृत प्रकारवादी सिद्धांत का जनक, ये देखिए ये सब प्रश्न आपका जो है गलत नहीं होना चाहिए। जनक किसको माना जाता है, किसको कहा जाता है, 33 प्रश्न का है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये मेलिनोस्की हो जाएंगे इसका आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है। ये 34 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है ये गॉफमैन यानी कि इवनिंग गॉफमैन के नाटशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है ये नाटशास्त्र में। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा पार्श्व मंच, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा आपका पार्श्व मंच यानी कि जिसको आप साइड स्टेज भी कह सकते हैं, बी कह रहा रहस्यीकरण और सी कह रहा अग्रमंच, डी कह रहा प्रभाव प्रबंधन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। मैंने बता ही दिया ना कि साइड जो है साइड स्टेज जिसको कहते हैं, तो ये इवनिंग गॉफमैन का नाटशास्त्र में नहीं आता। बाकी आपका ये जो है बी और सी और डी ये तीनों आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका, ये प्रश्न नंबर 35 यानी 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 35 कह रहा शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए। क्या शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए, क्या है ये। ऑप्शन ए स्पष्ट, ऑप्शन बी व्यापक, ऑप्शन सी सिद्धांत से संबंधित, ऑप्शन डी एक दूसरे से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 का आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, व्यापक। नोट करते हुए आप लोग चलिए, ठीक है। आइए देखते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 36 यानी कि 36 नंबर प्रश्न। ये 36 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है प्रतीकों और चिन्हों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, प्रतीकों एवं चिन्हों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपका कह रहा है ऑप्शन ए आइपीमेटिकल्स, क्या है आइपीमेटिक्स, ऑप्शन बी कह रहा लोगो सेंट्रिक, सी कह रहा संकेत विज्ञान, डी कह रहा सिग्नामेट्रिक्स। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा संकेत विज्ञान, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 का हो जाएगा संकेत विज्ञान, ये ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है आपका किसने समग्र संस्था शब्दावली को लोकप्रिय बनाया, ये 37 नंबर प्रश्न। तो आपका कह रहा है एफ टानीज यानी फर्निट टानीज, इवनिंग गॉफमैन, बी है, सी है टालकॉट पार्सन, डी है कार्ल मैन हाइम। तो समग्र संस्था शब्दावली को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इवनिंग गॉफमैन महोदय है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका, प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 38 आपका कह रहा किसने नातेदारी प्रणाली के संबंध में स्वनिमों का उपयोग किया था। नातेदारी प्रणाली के संबंध में किसने जो है स्वनिमों का उपयोग किया था। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, बी कह रहा ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, सी कह रहा ब्रनिस्लाव कैस्पर मेलिनोव्स्की, ऑप्शन डी कह रहा एसएफ नाडेर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका क्लाउड लेवी स्ट्रॉस महोदय हो जाएंगे, ये नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका, आइए 39 प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा।
ये आपका एक तरह से मिलान का प्रश्न है। देखिए, पारंपरिक घरानों और संगीतों, ये क्या कह रहा है, पारंपरिक घरानों और संगीतज्ञों का कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है, ये नहीं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है, क्या कह रहा है ऑप्शन ए, बनारस घराना। ये बनारस घराना गिरिजा देवी का बता रहा है, ये देखिए सही है मेरे अनुसार। ठीक है, आपके अनुसार भी सही होगा। ग्वालियर घराना ये मोंगू कुडेकर का, ये थोड़ा कंफ्यूजन, आगे देखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा जयपुर घराना किशोरी अमोनकर का, ये भी तो सही है। ऑप्शन डी कह रहा पटियाला घराना, ये बड़े गुलाम अली खां, ये भी सही है। तो जो कंफ्यूजन होता है वही आंसर होता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्वालियर घराना। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ग्वालियर घराना ये मोंगू कोडिकर का नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 40 नंबर प्रश्न ये कह रहा है लुई डूमा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है लुई डूमा निम्नलिखित में से किस जात, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जात के किस दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं। ये जो आपकी लुई डूमा महोदय है सोशियोलॉजिस्ट, कह रहा है जात के किस दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा प्राकारात्मक, बी कह रहा संरचनात्मक, सी कह रहा सांस्कृतिक, डी कह रहा पौराणिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लुई डूमा महोदय के अनुसार तो इसका आंसर आपका सांस्कृतिक हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी आंसर है सांस्कृतिक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 41। 41 आपका कह रहा है, नोट कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पेंशन भोगियों के स्वर्ग से भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। सिलिकॉन वैली के रूप में आप लोग सभी को पता है, ये आपका बेंगलुरु शहर है। ठीक है, तो आप लोग बेंगलुरु, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी कंफ्यूजन के लिए आपके लिए जो है हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम वगैरह ये सब ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो बेंगलुरु को जाना जाता है। बेंगलुरु कहाँ पे है, किस स्टेट में, आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि बेंगलुरु जो सिटी है आपका किस जो है स्टेट की सिटी है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपकी जो है कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 42। 42 प्रश्न कह रहा आपका नातेदारी शब्दावलियां, नोट कर लिए 42 नंबर प्रश्न। नातेदारी शब्दावलियां विवाह की वरीयताओं और प्रतिषेधों को बहुत हद तक परिलक्षित करती हैं। द्रविड़ विवाह में रिश्तेदारों की कौन सी श्रेणियों को वरीयता दी जाती है जो शब्दावलियों में परिलक्षित होती हैं। नातेदारी की सबसे अच्छे से अध्ययन खासकर साउथ इंडियन में कौन किया था, आप विवाह नातेदारी चैप्टर आप पढ़े होंगे, जान ही रहे होंगे, तो आपकी इरावती कर्वे मैडम है। ठीक है, आप लोग उनका नाम ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ये प्रश्नानुसार देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है सापिंड विवाह के लिए वैधता। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है भ्राता भगनी संतित विवाह के लिए वैधता। ऑप्शन सी कह रहा है चचेरे मौसेरे भाई बहन के बीच विवाह के लिए वैधता। ऑप्शन डी कह रहा प्रतिषेधित भ्राता भगनी संतित विवाह और चचेरे मौसेरे भाई बहन के बीच विवाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। 42 नंबर प्रश्न है ये, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या, भ्राता भगनी संतित विवाह के लिए वरीयता। ठीक है, मैंने थिंकर का नाम बता ही दिया आप लोगों को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो है 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका, 43 नंबर नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपका कह रहा है व्हाट इज दिस थिंग कोल्ड साइंस पुस्तक का लेखक कौन है। क्या पुस्तक, व्हाट इज दिस थिंग कोल्ड साइंस, ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन पूछ रहा। तो आपका ऑप्शन ए का सी राइट्स मिल्स, और बी कह रहा ए एफ चार्ल्स मेसर्स, सी वाई सिंह, डी बी के पटनायक। तो इसका आंसर जो है आप लोगों को पता होगा, जहां तक मैं जान रहा हूँ, क्योंकि पुस्तकों के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, लेकिन कभी कभार कंफ्यूजन पैदा करता है। ठीक है ना, क्योंकि कितने थिंकर की बुक्स, बहुत बुक्स हैं, जो कॉमन बुक होती है वो तो याद ही रहता है, बाकी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये ए एफ चार्ल्स मेसर हो जाएंगे। व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड साइंस पुस्तक के राइटर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 44। आपका 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, एक गुणात्मक परख और एक मात्रात्मक चर के बीच के संबंध को मापने के लिए किस परीक्षण
को प्रयुक्त किया जा सकता है? ये आपका शोध से प्रश्न है। ठीक है, शोध से प्रश्न है कि एक गुणात्मक परख और एक मात्रात्मक चर के बीच के संबंध को मापने के लिए किस परीक्षण को प्रयुक्त किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा, ध्यान दीजिए, सहसंबंध गुणांक जिसको पाई आर कहते हैं। आपका ऑप्शन बी करा जो फाई गुणांक यानी कि क्यू कहते हैं इसको। फाई गुणांक को दरअसल ऐसे लिखा जाता है, ये क्योंकि देखिए ये यूं रहेगा गोला ऐसे करा से, ठीक है, यानी कि ऐसे लिखा जाता है। और काई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये आप जान ही रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी है टी टेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खासकर वो बच्चे जरूर ध्यान दें जो ईजीसी में JRF असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं, ऐसे प्रश्न से प्रश्न पूछा ही जाता है आप लोगों के लिए जो है। ठीक है, एक फर्स्ट पेपर में आता ही आता है और इसमें भी कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन शोध से आपका आता ही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ये काई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। ये 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका? प्रश्न नंबर 45 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, अवधारणा का प्राचीनीकरण क्या है? क्या कह रहा है? अवधारणा का प्राचीनीकरण क्या है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा, अवधारणा के अनुभाविक प्रसंगार्थ का संकेत करना। ये ऑप्शन ए कह रहा है कि अवधारणा के अनुभाविक प्रसंगार्थ का संकेत करना। और ऑप्शन बी कह रहा, अवधारणा को सिद्धांत से जोड़ना। सी कह रहा, अवधारणात्मक शोध करना। डी कह रहा, नई परिस्थिति का प्रचालन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 का? बताइए। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, अवधारणा के अनुभाविक प्रसंगार्थ का संकेत करना। नोट कर लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है? किसने भारत में वोट बैंक शब्दावली की रचना की थी? देखिए ये प्रश्न जो है ना, वोट बैंक शब्दावली की रचना भारत में किसने की थी? ये प्रश्न बार बार पूछा गया कई परीक्षाओं में। आप प्रैक्टिस से सॉल्व करते होंगे ना, तो ऐसे प्रश्न गलत नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है एम श्रीनिवासन, बी कह रहा रजनी कोठारी, सी कह रहा गिरीश कुमार और डी कह रहा दीपांकर गुप्ता। क्योंकि ये थिंकर आपके जो सभी के सिलेबस में सभी पढ़ रखे हैं, तो इस प्रश्न को आप लोग गलत नहीं करेंगे 46 का। तो इसका आंसर आपका एम श्रीनिवासन महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, यानी कि मशहूर नरसिंह श्रीनिवासन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है? आइए ध्यान दीजिए, प्रश्न उत्तर नंबर 47 कह रहा है आपका, नई दिल्ली को कब तक विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बनने का अनुमान लगाया गया है? आपका जो नई दिल्ली है ना, जो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कब तक बन जाएगा, इसका अनुमान जो लगाया गया है। तो आपका ऑप्शन ए कह 2050, बी 2040, सी 2030, डी 2035। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी। जो करंट में होंगे वो तो आप लोग कर ही लेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, 2030 तक अनुमान लगाया गया है। ठीक है आपका, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 48 क्या कह रहा है? 48 कह रहा है, ये नोट कर लीजिएगा, 48 प्रश्न नंबर देखिए थोड़ा सा। 48 कह रहा है आपका, सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार क्या होना चाहिए? इस बारे में दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा की गई अपेक्षाओं द्वारा परिभाषित व्यवहार के एक नियम मानक को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार क्या होना चाहिए? इस बारे में दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा की गई अपेक्षाओं द्वारा परिभाषित व्यवहार के एक नियम या मानक को किस रूप में संदर्भित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन है रीति रिवाज, बी मूल्य, सी परंपरा, डी नियम। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग ऐसे प्रश्न का आंसर गलत देंगे, जब आप तो सबको पता होना चाहिए, कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आंसर दे देंगे। ऑप्शन डी नियम। ठीक है, नियमबद्ध होना चाहिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। ये प्रश्न क्या कह रहा है आपका? ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी के लेखक कौन है? इसके थिंकर कौन है, इसके राइटर कौन है, पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है एरिक वुल्फ, ऑप्शन बी कह रहा ऑस्कर लेविस, सी कह रहा रॉबर्ट रेडफील्ड, डी कह रहा थियोडोर सेनिन। तो 49 प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग फटाफट। तो थियोडोर सेनिन इसका
आंसर हो जाएगा। ये पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी पुस्तक के लेखक यही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि आपका प्रश्न नंबर 50 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 50 ये लास्ट प्रश्न है, क्योंकि 50 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला थी। किसने भारतीय गांव को, प्रश्न कह रहा है किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्रों के रूप में उल्लेखित किया है। आपका ऑप्शन ए कह रहा लॉर्ड रिपिन, बी कह रहा चार्ल्स मेटकॉक, सी कह रहा लॉर्ड मैकाले, डी कह रहा जवाहरलाल नेहरू। तो इसका प्रश्न नंबर 50 का आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है, चार्ल्स मेटकॉक जो है ये भारतीय गांव को लघु गणतंत्रों के रूप में इन्होंने ही, चार्ल्स मेटकॉक महोदय ने जो है वर्णन किया है। तो आज ये 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी। आई होप आप लोगों को जो है क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग और एक चीज बताइएगा, 50 प्रश्नों में आप लोगों का कितना प्रश्न सही है हुआ है, किसका जो है कितना आप लोगों को सही हुआ, ये भी कमेंट करके आप बताइएगा। और आप लोग अब कमेंट करके ये जरूर बताइए कि अगली क्लास आपको किसी टॉपिक पे चाहिए, या इसी तरह प्रश्नोत्तरी चाहिए, या हमारे जो भी जिसे नेट जेआरएफ के बच्चे हैं या पीजीटी के बच्चे हैं, या सोशियोलॉजी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि इधर उधर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो बताइए आप लोगों को किसी टॉपिक पे अगर प्रश्न चाहिए या ऐसे ही चाहिए जैसे चल रहा मिक्सअप, तो भी बताइए। आप किसी भी स्टेज से हो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट को मैं बराबर देखता हूँ और हर एक कमेंट का मैं जवाब भी देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कमेंट नहीं देखता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को देखिए अपने चैनल पे व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड कर रखा हूँ, टेलीग्राम लिंक भी प्रोवाइड कर रखा हूँ। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सअप से बात तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आप लोग कमेंट करके मैसेज जरूर कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू आप लोग अपनी बात बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। मैं जो है पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और वो बच्चे जरूर ध्यान दें जिनका जो है यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का 16 का एग्जाम है, और मई में आपका यूपी पीजीटी वालों का है। अब देखिए बिहार का वैकेंसी आई गई, दिल्ली का आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सारे बच्चे जरूर ध्यान दें, क्लास जो है करते रहें। और प्रैक्टिस सेट आपके पास समय बहुत कम है, प्रैक्टिस सेट जरा सॉल्व करते रहें और दिन रात एक करके पढ़ाई करिए, ताकि आप लोग 2025 में एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर प्राप्त कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सभी मित्रों को, फ्रेंड्स को।